स्टूडेंट्स, हम लोग शीत युद्ध की प्रगति और विस्तार का अध्ययन कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत हम शीत युद्ध की प्रगति को लेकर जो चरण हैं उनका अध्ययन कर रहे हैं। कल की क्लास में हमने पहला चरण जो शीत युद्ध का 1917 से 1945 और जो सेकंड स्टेज है डेवलपमेंट की इसकी 1946 से 1953 का अध्ययन किया था कि कौन कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं हुई थी जिनके कारण शीत युद्ध की उग्रता बढ़ी थी और शीत युद्ध जो था वो किस स्तर पर था। तो बच्चों, हमने देखा कि कैसे दोनों महाशक्तियाँ एक दूसरे के प्रति विचारधाराओं का संघर्ष कर रही थी, शक्ति के लिए संघर्ष कर रही थी और शीत युद्ध किस तरह से एक दूसरे के विरोध में एक अभियान था। तो मूल रूप से हम ये बात तो जान गए हैं कि जो कोल्ड वॉर है वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद की इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की एक महत्वपूर्ण परिवर्तन है, जिसने पूरे विश्व को दो गुटों में विभाजित कर दिया। एक गुट तो साम्यवाद समर्थक यूएसएसआर है और दूसरा गुट पूंजीवाद समर्थक अमेरिका है। तो शीत युद्ध के विस्तार का जो तृतीय चरण है 1953 से 1958 तक, यह जो काल है, इस काल में अमेरिका और सोवियत संघ के नेतृत्व में परिवर्तन आया। तो और ऐसा महसूस किया जाने लगा कि जो शीत युद्ध जो अपनी चरम पर है या जो जिसमें बहुत उग्रता है उसमें थोड़ी कमी आएगी। 1953 में स्टालिन की मृत्यु हुई और स्टालिन की जो पॉलिसीज थी उसको शीत युद्ध का एक बड़ा कारण माना गया है। तो ऐसा लगा कि अब शीत युद्ध की ये जो है पीरियड, इसमें कोई नया मोड़ आ सकता है। यद्यपि स्टालिन ने पश्चिमी राष्ट्रों से कूटनीतिक संबंध कायम रखे, लेकिन जो उनकी कार्य करने का तरीका था वह इस तरह का था कि उनके साथ कार्य नहीं कोई करना चाह रहा था। तो स्टालिन के जो उत्तराधिकारी ख्रुश्चेव रहे, उन्होंने समझौतावादी नीति और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की नीति को अपनाने पर बल दिया। इसी दौरान अमेरिका के नेतृत्व में भी परिवर्तन आया और जनरल आइजनहावर अमेरिका के राष्ट्रपति बने। तो इसके पहले जो ट्रूमैन थे, हमने ट्रूमैन सिद्धांत भी पढ़ा था, तो उनके स्थान पर आइजनहावर बने। तो ऐसा लगा कि जब नेतृत्व परिवर्तित हुआ है तो परिवर्तन स्थितियों में आ सकता है। जो प्रमुख घटनाएं हुई है इस काल में उनको हम बच्चों अभी देखेंगे कौन कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं हुई हैं। तो अगस्त 1953 में सोवियत संघ ने पहला आणविक परीक्षण किया। इससे अमेरिका को शंका हुई और वहीं दूसरी ओर निशस्त्रीकरण को भी दोनों पक्षों ने आवश्यक समझा। दूसरी घटना जो महत्वपूर्ण हुई है वह हिंद चीन का प्रश्न। फ्रांसीसी साम्राज्यवाद के विरुद्ध हिंद चीन में चलने वाले संघर्ष में दोनों गुटों ने अलग अलग पक्षों का समर्थन किया। अमेरिका ने इस संघर्ष में फ्रांस का सहयोग किया, तो सोवियत रूस ने हिंद चीन के लोगों का समर्थन किया। इस प्रकार जो हिंद चीन की समस्या थी वह शीत युद्ध का अंतिम अंग बन गई। सीटों का निर्माण, जो पहले हमने पढ़ा था कि 1949 में नाटो का निर्माण हुआ था, अमेरिका ने किया था, जो सैनिक संगठन था। तो सीटों का जो प्रमुख उद्देश्य था वह दक्षिणी पूर्वी एशिया में कम्युनिस्ट चीन के साम्यवादी प्रसार का विरोध करना था। 1953 में चर्चिल ने संयुक्त राज्य अमेरिका के आगे यह प्रस्ताव रखा था कि दक्षिणी पूर्वी एशिया के लिए नाटो जैसे एक संगठन का निर्माण किया जाए। 1954 में सीटो संधि पर हस्ताक्षर हुए और इस संधि के मूल में एक ही बात थी कि कंबोडिया, वियतनाम और लाओस को चीन के यानी कि साम्यवादियों
के प्रभाव क्षेत्र में जाने से रोका जाए। 1955 में सोवियत संघ और उसके साथी 8 देशों ने वार्सा पैक्ट का निर्माण किया, जिसके अनुसार यदि किसी सदस्य पर सशस्त्र सैनिक आक्रमण होता है तो अन्य देश उसकी सैनिक सहायता करेंगे। एक तरह से देखा जाए तो जो वार्सा पैक्ट था वह नाटो का जवाब था। 1956 में हंगरी में सोवियत हस्तक्षेप ने अंतर्राष्ट्रीय तनाव और शीत युद्ध को बढ़ाया। पश्चिमी देशों ने सोवियत संघ की इस कार्यवाही की कठोर आलोचना की। अब हम पढ़ेंगे जो महत्वपूर्ण घटना है 1957, जिसे हम आइजनहावर सिद्धांत के नाम से जानते हैं, और 20 वर्ड्स में इस तरह की चीज़ें पूछी भी जाती है बच्चों। तो 1957 में आइजनहावर सिद्धांत की घोषणा की गई। यह अमेरिकी विदेश नीति में उग्रता का प्रतीक था। इसमें ऐसा कहा गया कि साम्यवादी गुलामी से घिरी जनता की स्वतंत्रता के संघर्ष में अमेरिका सहायता करेगा। अमेरिकी सीनेट ने राष्ट्रपति को अधिकार दिया कि वह स्वविवेक से अमेरिकी सेना को मध्य पूर्व के किसी भी देश में साम्यवादी आक्रमण को रोकने के लिए भेज सकता है। इससे शीत युद्ध में बहुत तेजी आ गई और जो 55 से 58 का जो पीरियड था उसमें पश्चिमी एशिया शीत युद्ध का एक तरह से अखाड़ा बन गया था। स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण 1956 में जब हुआ तो उसके परिणाम स्वरूप मिस्र पर होने वाले एंग्लो फ्रेंच इजराइल आक्रमण की सोवियत संघ ने तीव्र आलोचना की। पश्चिमी एशिया के सामरिक महत्व और तेल कूप, जो तेल के जो कूप होते हैं ना, ऑयल, जो तेल कूप पर जो प्रभुत्व कायम करने के लिए अमेरिका सोवियत संघ में घोर संघर्ष होता रहा। फारस का तेल विवाद, स्वेज संकट, लेबनान में अमेरिकी फौज को उतारना, इराक की क्रांति, ऐसे कई अवसर थे जिन अवसरों पर दोनों गुट जो थे वो शीत युद्ध में डटे रहे। तो ये तो था तृतीय चरण, हम इसे पढ़ते हैं जब हम डिफरेंट स्टेजेस पढ़ते हैं। जो नेक्स्ट स्टेज है, फोर्थ स्टेज है शीत युद्ध के डेवलपमेंट की, वह 1959 से 1962। 1958 के बाद ऐसा लगने लगा कि शीत युद्ध में थोड़ी कमी आएगी, क्योंकि जो सोवियत प्रधानमंत्री थे क्रुश्चेव, उन्होंने समझौतावादी नीति, जो शांतिपूर्ण नीति, सहअस्तित्व की नीति थी, उसको स्वीकार किया था। 15 सितंबर से 28 सितंबर 1959 तक क्रुश्चेव ने अमेरिका की यात्रा की। इस यात्रा से आपसी सौहार्द में, आपसी समझ में वृद्धि हुई और क्रुश्चेव ने आइजनहावर को सोवियत संघ आने का निमंत्रण दिया। इस सौहार्द को कैंप डेविड भावना का नाम दिया गया और ऐसा माना गया कि इस भावना से अंतर्राष्ट्रीय तनाव को दूर करने में सहायता मिलेगी और विश्व शांति के प्रयास होंगे। जो एक महत्वपूर्ण अन्य घटना है वह है U-2 विमान कांड। तो शीत युद्ध के तनाव को कम करने के लिए 4 बड़े देशों के शासनाध्यक्षों का एक शिखर सम्मेलन आयोजित करना आवश्यक समझा गया और यह तय हुआ कि 1960 में पेरिस में शिखर सम्मेलन होगा और उसके बाद वहीं से राष्ट्रपति आइजनहावर सोवियत संघ की यात्रा करें। लेकिन दुर्भाग्यवश शिखर सम्मेलन के आरंभ होने से पहले ही 1 मई 1960 को अमेरिका का जासूसी विमान U-2 सोवियत सीमा में जासूसी करते हुए पकड़ा गया और विमान चालक ने यह स्वीकार भी किया कि उसे सूचना प्राप्त करने के लिए, है ना, सैनिक अड्डे के संबंध में सूचना प्राप्त करने के लिए उसे भेजा गया है। लेकिन बात तब और बढ़ गई जब राष्ट्रपति आइजनहावर ने स्पष्ट कहा कि सोवियत संघ में सामरिक गतिविधियां बड़ी ही गुप्त तरीके से होती है, इसलिए किसी भी आकस्मिक आक्रमण को रोकने के लिए अमेरिका ऐसी कार्यवाही करता है और आगे भी आवश्यकता पड़ेगी तो ऐसी कार्यवाही अमेरिका द्वारा की जाएगी, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय कानून इस तरह की मनाही नहीं करता है। क्रुश्चेव ने
इसे सोवियत संघ का अपमान माना और सुरक्षा परिषद में इसकी शिकायत भी की। तो जो U-2 विमान कांड था उसने स्थितियों को वापस से पलटा और पुनः विरोध की भावनाएं पनपी। तो जो ये घटना हुई थी उससे स्पष्ट हो गया कि जो पेरिस का शिखर सम्मेलन होगा उसमें असफलता मिलेगी। तो पेरिस के शिखर सम्मेलन में अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस के शासनाध्यक्ष शामिल हुए और महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय प्रश्नों पर चर्चा होनी थी, लेकिन क्रुश्चेव ने इस सम्मेलन में U-2 का मामला उठाया और आइजनहावर की निंदा की। क्रुश्चेव ने शीत युद्ध को पराकाष्ठा पर पहुंचा दिया जब उसने डिगॉल तथा मैकमिलन से तो हाथ मिलाया, लेकिन जब आइजनहावर ने हाथ बढ़ाया तो उन्होंने मना कर दिया और ये तक कह दिया कि अमेरिका के प्रेसिडेंट को अब सोवियत संघ आने की आवश्यकता नहीं है। सम्मेलन के दूसरे सत्र में क्रुश्चेव ने भाग ही नहीं लिया और इसलिए सम्मेलन की कार्यवाही बंद कर देनी पड़ी। 1960 में 8 नवंबर को जब अमेरिकी राष्ट्रपति पद के निर्वाचन में जॉन कैनेडी विजयी हुए तो क्रुश्चेव ने यह आशा व्यक्त की कि सोवियत संघ और अमेरिका के मध्य जो संबंधों में तेजी चल रही है उसमें कमी आएगी और कैनेडी ने भी यह बात कही कि उनका प्रयास रहेगा कि वे न्यायपूर्ण और स्थायी शांति की स्थापना के लिए कार्य करेंगे। ऐसा लगने भी लगा कि शीत युद्ध में कमी आएगी, अमेरिका और सोवियत संघ के जो संबंध हैं उनमें सुधार होगा। कैनेडी ने अपने पूर्व अधिकारी की विपरीत साम्यवाद के प्रति सहयोग की नीति अपनाने पर भी बल दिया। 1961 में क्रुश्चेव ने पूर्वी जर्मनी के साथ एक पृथक संधि पर हस्ताक्षर करने की धमकी दी थी, लेकिन कैनेडी ने खुले शब्दों में बता दिया था कि सोवियत रूस की एकपक्षीय कार्यवाही किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं की जाएगी। उसके बाद जो चरण की घटना है, अंतिम घटना, वह है क्यूबा की घटना। 1958 में फिदेल कास्त्रो के नेतृत्व में क्यूबा, अमेरिका के निकट जो टापू है, उसमें साम्यवादी शासन की स्थापना हुई। कास्त्रो ने सोवियत संघ के साथ घनिष्ठ संबंध बढ़ाने शुरू कर दिए। यह अमेरिका के लिए चिंता का विषय था क्योंकि उसकी जो सीमा पर साम्यवादी रूस का क्यूबा के माध्यम से प्रभाव बढ़ रहा था। कास्त्रो की सरकार को सोवियत संघ से बड़ी मात्रा में सैनिक और आर्थिक सहायता मिलने लगी। 1962 के आसपास सोवियत संघ ने क्यूबा में नए नए अड्डे बना दिए जहां रॉकेट प्रक्षेपण अस्त्र रखे जाने लगे। इससे अमेरिका की सुरक्षा को खतरा महसूस होने लगा। 1962 को कैनेडी ने क्यूबा में एक सैनिक अड्डे की स्थापना की निंदा करते हुए क्यूबा की नाकेबंदी की घोषणा की, जिसका उद्देश्य अमेरिकी जहाज़ों द्वारा क्यूबा को घेर लेना था, जिससे कि सोवियत संघ जो वहां सैनिक सामग्री भेज रहा है वह न पहुंच सके। तो कैनेडी का जो यह निर्णय था, यह एक तरह से सोवियत संघ के लिए खुली चुनौती था कि या तो वह क्यूबा को सैनिक सहायता देना बंद कर दे या युद्ध के लिए तैयार हो जाए। सोवियत प्रधानमंत्री क्रुश्चेव ने इस समय दूरदर्शिता से काम लिया और क्यूबा से सोवियत संघ के सैनिक अड्डों को उठा लेना स्वीकार किया। तो यह एक महत्वपूर्ण घटना थी, क्यूबा का संकट। तो ये तो थे आज जो हमने चर्चा करी शीत युद्ध की प्रगति के तृतीय और चतुर्थ चरण। आगे 2 स्टेजेस और हैं कोल्ड वॉर की, 5th और 6th स्टेज, और उसके बाद हम लोग जानेंगे कि एक समेकित रूप में, है ना, एक इंटीग्रेटेड फॉर्म में किस तरह से कोल्ड वॉर ने इंटरनेशनल जो पॉलिटिक्स है उसको प्रभावित किया, क्या इसका महत्वपूर्ण प्रभाव रहा और कौन कौन से साधन रहे।